नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और घर बैठे तैयारी कर सकें। हमारे जो नोट्स हैं वह टॉपर्स के निर्देशन में टॉपर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं, जिसमें हमने संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट किया है। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने आज के इस वीडियो में पॉलिटी सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हमने राज्य व्यवस्था एवं राजतंत्र से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता अधिकार के तहत 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो कि निम्न है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। सबसे पहली वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संघ बनाने का अधिकार, चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, पांचवा भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, छठवां कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि किसी निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिक और कंपनी के शेयर धारकों के लिए हैं, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनी या परिषद के लिए। इस प्रकार नागरिकों की स्वतंत्रता मुहैया कराने हेतु अनुच्छेद 19 का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद का जो प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना एवं निर्वाचन बताइए। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की चर्चा की गई है। राज्यसभा के गठन को हम चार्ट द्वारा देखते हैं। कुल सदस्य संख्या राज्यसभा में 250 होती है, अर्थात 250। निर्वाचित होते हैं 238 एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 12 सदस्य राज्यसभा में, और निर्वाचित होते हैं 238। वर्तमान में निर्वाचित हैं 233 एवं मनोनीत हैं 12 सदस्य। तो राज्यसभा के गठन में सबसे पहले जो सदस्य संख्या होती है वह होती है 250, निर्वाचित होते हैं 238, मनोनीत होते हैं 12। परंतु अभी यदि वर्तमान दशा में देखा जाए तो निर्वाचित हैं 233 व मनोनीत हैं 12। निर्वाचन, राज्यसभा के 238 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। राज्यसभा के 238 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। एक बार पुनः देखते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति की विशेषताएं हैं जो कि हमने देखी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है लोक लेखा समिति के कार्य एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। तो जो लोक लेखा समिति पुरानी वित्तीय समिति है, जिसकी संरचना इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं एवं 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। विशेष समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष से नियुक्त किया जाता है। यह इसकी विशेषता है कि लोक लेखा समिति पुरानी वित्तीय समिति है और इसके सदस्य 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के एवं 7 सदस्य राज्यसभा के भी होते हैं। और विशेष है कि समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष से नियुक्त किया जाता है।
कार्य है इसके सीएजी द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण करना इसका कार्य है। सरकारी धन के खर्च के औचित्य की जांच करना, सभी वित्तीय मामलों में नैतिकता के उच्च स्तर को बनाए रखना, यह देखना कि सरकारी धन केवल उन्हीं विषयों पर व्यय किया जाए जो संसद में स्वीकृत किए थे। उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकाय की आय व्यय लेखों की जांच करना जहां आवश्यक लगता है। राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपे गए हुए कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रतिवेदन के आधार पर जांच करना। कार्य इसके पुनः देखते हैं। लोक लेखा समिति के सीएजी द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण करना, सरकारी धन के खर्च के औचित्य की जांच करना, सभी वित्तीय मामलों में नैतिकता के उच्च स्तर को बनाए रखना, यह देखना कि सरकारी धन केवल उन्हीं विषयों पर व्यय किया जाए जो संसद ने स्वीकृत किए थे। उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकाय की आय व्यय लेखा की जांच करना जहां आवश्यक लगता हो। राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपे गए कुछ विशिष्ट कार्यों के प्रतिवेदन पर जांच करना। मूल्यांकन, इस समिति की सीमाओं में नीति के प्रश्न से इसका कोई सरोकार नहीं होता। दूसरा कि इसके निष्कर्ष कार्योपरांत होते हैं। फिर भी विगत वर्षों में समिति ने राजनीतिक सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो जल्दी जल्दी आपके किफ़ायती दामों में हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जिसमें 50 FLT फुल टेस्ट जिसमें आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारी मध्य प्रदेश की PDF जो कि मात्र 49 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें कांस्टेबल, जेल प्रहरी आदि के लिए मध्य प्रदेश के विशेष प्रश्नों को तैयार करके 1600 प्रश्नों का समावेश किया गया है। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वह है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर दें। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके तहत कार्यपालिका के आदेशों और व्यवस्थापिका के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर दे। इस शक्ति के बल पर न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन की अपरिहार्य शर्तें। पहला है लिखित व कठोर संविधान, दूसरा केंद्र व राज्यों की मध्य शक्ति विभाजन, तीसरा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पहला तो है लिखित व कठोर संविधान, दूसरा केंद्र व राज्यों की मध्य शक्ति विभाजन, तीसरा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान में वर्णन अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 246, 254, 368, 132 में आदि में संविधान में इसका वर्णन आया है न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का। महत्व, विधि के शासन की स्थापना, मुक्त अधिकारों को लागू करने में सहायक, सीमित सरकार की संकल्पना की स्थापना। इसमें न्यायपालिका अपने संवैधानिक कार्यों को करती है। पहला तो है विधि के शासन की स्थापना, इसके महत्व में मूक अधिकारों को लागू करने में सहायक, सीमित सरकार की संकल्पना की स्थापना करना। इसमें न्यायपालिका अपने संवैधानिक कार्यों को करती है। इस प्रकार विधायिका व कार्यपालिका के द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकने का साधन है। आज की इस वीडियो में हमने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक लेखा समिति के कार्य एवं दायित्वों का वर्णन, आदि के बारे में जाना और साथ ही स्वतंत्र राज्यसभा की संरचना एवं निर्वाचन
एवं भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता अधिकार के तहत 6 स्वतंत्रताओं के बारे में भी जाना। आगे की वीडियो में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। उसके पहले आप हमारे जल्दी नोट्स परचेस करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर ही फॉलो करें। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के प्रश्नों की जो विशेष PDF तैयार की गई है उसे भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।